गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, शिवम संकल्प इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम आपके अध्याय के 2 उदाहरण के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि उदाहरण ये इस टॉपिक पे बेस्ड है। तो इस टॉपिक को मैं पहले समझाऊंगा और इसके बाद हम वो जो 2 उदाहरण हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम समझते हैं ये टॉपिक क्या है। टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, जिसको हम समझ लेते हैं। किसी आवेश पर अनेक आवेशों द्वारा लगाया गया परिणामी वैद्युत बल अलग अलग आवेशों द्वारा उस आवेश पर लगाए गए वैद्युत बल के सदिश योग के बराबर होता है। तो ये जो है अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। और इसको हम समझाते हैं आपको। इसमें कहा क्या जा रहा है कि मान लीजिए ये कोई आवेश है, कोई क्यू आवेश है, और क्यू आवेश अब कोई दूसरा आवेश आ गया जैसे Q1। तो ये Q1 के आ जाने के कारण इस Q2 आवेश पे बल लगने लगेगा। इस पे बल लगने लगेगा। मान लीजिए वो बल क्या है, F1। ठीक। अब मान लीजिए कोई दूसरा आवेश आ जा रहा है जिसको हमने नाम दे दिया ये Q2। ठीक। अब इस Q2 आवेश के कारण इस Q पे बल लगने लगेगा। कौन सा बल लग रहा है? समान यदि आवेश है तो प्रतिकर्षित बल लगेगा। तो मान लीजिए ये बल इस दिशा में लगने लगा, तो ये जो बल लग रहा है हम इसको नाम दे देते हैं F2। तो यही बोला जा रहा है कि किसी आवेश पर अनेक आवेशों द्वारा लगाया गया परिणामी वैद्युत बल। तो ये जो यहाँ पे बल लग रहा है, अब क्या होगा कि ये जो F1 बल लग रहा है किस आवेश के कारण, इस Q1 के कारण, और F2 बल लग रहा है किस आवेश के कारण, Q2 आवेश के कारण। तो ये बल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे और अलग अलग होंगे। तो परिणामी बल क्या होता है, अब इन दोनों का जो परिणामी बल बनेगा उसको मान लीजिए हम F मानते हैं। तो वो परिणामी बल जो भी होगा इनका, वो क्या होगा कि इस पूरे इसके इन दोनों बल के सदिश योग के बराबर होगा। सदिश योग यानी अगर हम इस परिणामी बल की बात करें, ये क्या है, परिणामी बल, जिसको बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो भी रिजल्टेंट फोर्स होता है, परिणामी बल होता है, वो बराबर होता है किसी आवेश पर बाकी आवेशों द्वारा लगाए हुए बल के कौन कौन से बल लगे हैं, F1 और F2 के सदिश योग के बराबर। सदिश योग यानी वेक्टर क्वांटिटी। ये सदिश योग दिखा दिए, तो ये क्या होगा, इसके बराबर होगा। ये ऐसा हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है। ठीक। अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप समझिए इसको कि जैसे कि मान लीजिए ये कोई वस्तु है और एक तरफ आप इस वस्तु को F1 के बल से खींच रहे हैं और एक तरफ आप इस वस्तु को दूसरी तरफ F2 के बल से खींच रहे हैं। तो इस वस्तु पे हम देख पा रहे हैं कि 2 बल लग रहा है, F1 और F2। लेकिन ये किस दिशाओं में लग रहा है, विपरीत दिशाओं में लग रहा है। तो इन दोनों में जो बल लग रहा है, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि इन दोनों में किसी एक ही बल काम कर रहा है, F1 ही काम कर रहा है, बल्कि काम दोनों बल कर रहा है। लेकिन इनका जो परिणामी बल होगा, जो एक परिणामी बल होगा जिसको हम F बोलेंगे, वो किसके बराबर हो जाएगा, F1 प्लस F2 के होगा। ठीक। तो ये कहलाता है परिणामी बल। और यदि इनकी प्रकृति अलग है, ये F1 और F2 बराबर होगा, क्योंकि जितनी बल से ये खींचेगा इसको उतनी बल से ये भी खींच रहा है। तो यदि F1 F2 बराबर है और इनकी प्रकृति अगर अलग है, तो इसका परिणामी बल क्या हो जाता है, 0। अगर अपोजिट डायरेक्शन में ये बल दोनों काम कर रहे हैं तो इनका परिणामी बल अगर विपरीत है तो इसका परिणामी बल हम 0 के बराबर दिखाते हैं। ठीक। तो ये था अध्यारोपण का सिद्धांत, जिसमें कहा जाता है कि अगर कोई आवेश है उस पे अगर बाकी दूसरे आवेश के कारण जो भी बल लग रहा है, तो जो भी बल लगेगा उन सभी बलों का योग जो होगा, सदिश योग होगा, वो परिणामी बल के बराबर होता है। ठीक। अब इसी के आधार पे हम न्यूमेरिकल समझते हैं, जो उदाहरण में आपके बुक में दिया हुआ है। देखिए, जो भी न्यूमेरिकल आपके बुक में दिया हुआ है उदाहरण में, दरअसल वो एग्जाम की पर्पज से तो नहीं है, ठीक, लेकिन
वो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, इस पूरे सिद्धांत को समझाने के लिए वो न्यूमेरिकल पूरा वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, तो हम समझ लेते हैं कि न्यूमेरिकल क्या है, उसमें क्या पूछा है। तो हम उदाहरण देख रहे हैं, उदाहरण 1.6। ठीक, इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। हाँ, समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, तो हम डायग्राम बना लेते हैं। ये एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है और इसमें पॉइंट दिया हुआ है ए बी सी, ए बी सी, और क्या दिया हुआ है, इसका लेंथ दे दिया है एल एल एल, और फिर यहाँ पे सेंटर पे एक क्यू आवेश है, और इस बी को Q2 माना है जो Q के बराबर है, इस C को Q3 माना है जो Q के बराबर है, और A को Q1 माना है जो Q के बराबर है। तो हम तीनों में देख सकते हैं कि यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, सेम आवेश लग रहा है। किस पे लग रहा है, इस पे लग रहा है। यानी इस आवेश के कारण, इस आवेश के कारण, इस आवेश के कारण सब किस पे बल लगा रहे हैं, ये जो बीच में आवेश है Q, कैपिटल Q, उस पे ये लोग बल लगा रहे हैं। ठीक, तो इस आवेश के कारण जो यहाँ पे हमारा आवेश है, इसके कारण इस पे जब बल लगेगा तो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक, इस डायरेक्शन में लगेगा, और इसके कारण जो यहाँ पे बल लगेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा ना, ये इस डायरेक्शन में। तो ये इसको मान लीजिए हम F1 मान लेते हैं और इसको F2, और यहाँ पे जो आवेश है इसके कारण ये नीचे की ओर बल लगेगा, जिसको हम मान लेते हैं F मान लेते हैं या फिर F1। ठीक, एक काम करते हैं, इसको रिजल्टेंट बनाएंगे तो ऐसा कर लेते हैं, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी आपके आसानी के लिए ये F1 मान लेते हैं, ये F2 हो गया और ये F3 हो गया। ठीक, इस आवेश के कारण इधर बल लग रहा है, इस आवेश के कारण इधर बल लग रहा है, और इस आवेश के कारण इधर बल लग रहा है, और सबकी दूरी हम मान लेते हैं कि ये भी आर है, ए भी आर है, ए भी आर है। अब चूंकि ये कौन सा त्रिभुज है, ये त्रिभुज है हमारा समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ये जितने ये होते हैं, ये पूरा कितना का होता है, 60 डिग्री का, ये भी होता है 60 डिग्री का, ये भी होता है 60 डिग्री का, और यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा एंगल बनेगा वो बनेगा 120 डिग्री का। सेम उसी टाइप से यहाँ तक, इस बल से इस बल तक का एंगल बनेगा 120 डिग्री, और ऊपर वाले का भी बनेगा एंगल 120 डिग्री। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम इसको क्या करेंगे कि अब फार्मूला बनाते हैं। F1 बराबर कितना आ जाएगा, F1 बराबर आएगा K, जो कूलम का लॉ है, F1 का बात कर रहे हैं तो Q, और ये Q, दो आवेश Q, और हमने दूरी को क्या माना है, R, तो R का स्क्वायर। सेम इसी टाइप से F2 बराबर कितना आ जाएगा, F2 बराबर ये वाला Q, सेम वही आएगा, Q अपॉन R स्क्वायर। सेम उसी टाइप से F3 भी आ जाएगा, Q अपॉन R स्क्वायर। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो F1 है, ये F2 के बराबर है और ये F3 के बराबर है। ये तीनों वैल्यू क्या है, आपस में बराबर है। तो ये जो कंडीशन बनता है कि यदि किसी अलग अलग बल का जो हमारा जो परिणाम यानी ये परिमाण है, ये वाला देख रहे हैं कि हमारा सेम परिमाण यहाँ आ रहा है, जितना ए है उतना ए भी है, जितना ए है उतना ए भी है, तीनों एक जैसे परिमाण है। तो यदि अलग अलग बलों का समान परिमाण आ जाता है, और यदि वे बल किसी समान एंगल में, किसी समान कोण पे कार्य कर रहे होंगे, तो उनके बीच में जो वैद्युत बल होता है वो शून्य हो जाता है। नेट फोर्स क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इसी को आप लिख लेंगे कि यदि अलग अलग बलों का परिमाण, ये परिमाण है यानी मैग्नीट्यूड, परिमाण समान हो और
उनके बीच का कोण बराबर हो तो परिमाणी बल, रिजल्टेंट फोर्स को क्या बोलेंगे, परिणामी, तो परिणामी बल शून्य होता है। ठीक, तो ये आप याद कर लेंगे। ये जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है ये बस आपको इसी अंडरस्टैंडिंग को समझाने के लिए दिया हुआ है कि क्या आप अध्यारोपण के सिद्धांत को समझ पा रहे हैं अच्छे से कि नहीं। ठीक, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो कोण बन रहा है सबके बलों के बीच का कोण समान है, 120 120 120 कोण भी समान है, और जो इनका परिमाण आया है, मैग्नीट्यूड आया है, वो भी समान है। तो यदि मैग्नीट्यूड समान है, परिमाण समान है और बीच का कोण समान है तो हम कह सकते हैं कि उनके बीच का जो भी नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, इसको एक कॉन्सेप्ट से और समझ सकते हैं आप। अगर अभी आपको समझ में नहीं आया होगा तो देखिए, इसको तो आप लिख ही लीजिएगा, ये भी आंसर सही है। अब अभी भी आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक दूसरा तरीका देखिए कि उसमें क्या होता है। मान लीजिए ये दूसरा तरीका है उसी का, मेथड 2। ठीक, हमें ये ज्ञात करना है, इस टाइप से कुछ डायग्राम आपका बना हुआ है, हमें बल परिमाणी बल कैलकुलेट करना है। ठीक, ये किधर बल लग रहा है, F1, एक इधर F2 और एक इधर F3। ठीक, इनके बीच का कोण कितना है, टोटल 120 डिग्री का है। ठीक, अब हम क्या किए कि यहां से एक लाइन ऐसे खींच दिए, ठीक, और यहां से ये खींच दिए ऐसे, और ये क्या होगा, हमारा रिजल्टेंट फोर्स को बताएगा। ठीक, रिजल्टेंट फोर्स को बताएगा। तो अब क्या होता है, ये आप लोग ने सदिश राशि में पढ़ा होगा कि उसका जो वेक्टर फॉर्म होता है उसका लिखने का तरीका एक होता है कि यहाँ से जो भी कोण बन रहा है, तो अगर ये पूरा 120 है तो ये कितना हमारा बन जाएगा, 60 डिग्री, और ये वाला भी कितना बन जाएगा, 60 डिग्री। पूरा 120 था तो ये 60, ये 60। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है कि जो हमारी क्षैतिज रेखा होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसको हम साइन के फॉर्म में लिखते हैं, और जो हमारा वर्टिकल लाइन होती है यानी लंबवत रेखा होती है, हम उसको कोसाइन के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, अब डिग्री यहाँ पे 60 है तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जहां पे एंगल बनता है वहीं पे कॉस का फॉर्म आता है, और जिस लाइन पे एंगल नहीं बनता है वहां पे साइन का फॉर्म आता है। ठीक, वहां पे क्या आएगा, साइन का फॉर्म आएगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे ये इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा F2 साइन थीटा, थीटा कितना है, 60 डिग्री। इसका कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, बहुत लेंदी है, 11th में शायद है वो, आप पढ़े भी होंगे। तो यहाँ पे बस इतना समझिए कि जहाँ पे एंगल बनता है जिस लाइन के साथ, उस लाइन में कॉस थीटा आता है, और जो लाइन के साथ एंगल नहीं बनता है और जो लाइन हमारी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, उसको हम साइन के फॉर्म में लिखते हैं। तो F2 साइन थीटा हो गया, और ऊपर क्या होगा इसके साथ, F2 कॉस 60। सेम इसके लिए भी यहाँ F3 की हम बात करेंगे तो आएगा F3 साइन 60, और जब इसकी बात करेंगे इसके लिए तो ये आ जाएगा F3 कॉस 60। ठीक, अब क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स चाहिए, F1 चाहिए। अब इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। इन दोनों को जब जोड़ेंगे, किसको, F2 कॉस 60 प्लस F3 कॉस 60, F2 कॉस 60 प्लस F3 कॉस 60, तो ये कितना आ जाएगा, F2 बराबर F3 है, F2 बराबर F3 है, सब बल एक जैसे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, F2, इसको 2F2 बना लेते हैं, क्योंकि ये भी F2 ये भी F2, तो 2F2 है तो 2F2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, कॉस 60। कॉस 60 का मान कितना होता है, साइन 30 का 1/2, तो कॉस 60 का कितना हो जाएगा, 1/2, तो 2F2, और ये कितना हो जाएगा,
1/2। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो ये 2 कटा तो ये आया F2। अब ये जो F2 है ये F1 के बराबर है और विपरीत है, तो इनका जब योग होगा तो परिणामी जो बल आएगा, जिसको हम नेट फोर्स बोलते हैं, वो आ जाएगा 0। ठीक, क्या किए हैं, बस इन दोनों को जोड़े हैं, इन दोनों बलों को, उन दोनों बलों को जोड़ने के बाद हम दिखा दिए हैं किसके बराबर, F1 के बराबर, जो क्या है परिमाणी बल है। और एक अलग बल लग रहा है इनको मिला के, अगर ये विपरीत है तो जब इनको जोड़ा जाएगा तो लास्ट में हमें क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, तो ये था उदाहरण 1.6। आप कोई सा भी एक मेथड लगाइएगा। अब हम बात करते हैं उदाहरण 1.7 की। उदाहरण 1.7, इसमें क्या है कि इसमें भी समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है और क्या किया है, और सबके लिए बल कैलकुलेट करना है। एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है और क्या है, ए बी सी। इसके बाद Q1 कितना दिया है, Q दिया है, और Q2 दिया है Q, और Q3 दिया है -Q। ठीक, इसके बाद हाँ इतना चीज दिया है। अब हमें क्या निकालना है, बल निकालना है। ठीक, अब देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, दूरी दिया है, दूरी क्या दिया है, L दिया है, L। अब देखिए, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे Q है, यहाँ पे -Q है, और Q और -Q क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षण करेंगे, तो इधर का जो बल लगेगा कुछ इस साइड लगेगा, और यहाँ पे Q एक दूसरे को विकर्षित करेंगे, तो इधर वाला बल किधर लगेगा, इस साइड लगेगा। ठीक, इसको मान लीजिए हम बोल रहे हैं F1 और इसको बोल दे रहे हैं F2। ठीक, F1 और F2 बोल दे रहे हैं। और अब इनका रिजल्ट यहाँ से और यहाँ तक का एंगल कितना होगा, अगर क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, तो अभी हम पिछले वाले एग्जांपल में बताया ये भी 60 होगा, ये कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री, और ये कितना होगा, 60 डिग्री, ये कितना होगा, 60 डिग्री। जब ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 होता है, 180 में से 60 गया तो इतना कितना बचेगा, 120 डिग्री। सेम यहाँ भी वही फिगर बनेगा एकदम, यहाँ भी सेम वही चीज़ होगा, और यहाँ भी इस तरफ बल लगेगा, और यहाँ भी एक रिजल्टेंट फोर्स होगा। यहाँ एक रिजल्टेंट फोर्स हम निकालेंगे जिसको परिमाणी बल बोलेंगे। यहाँ पे निकालने के लिए हम Fa बोल दिए, और यहाँ पे निकालने के लिए Fb बोल दिए। ठीक, अब क्या किए, यहाँ पे भी एक बल काम करेगा। ठीक, अब ये -Q + Q एक आकर्षित करेगा तो इधर आएगा, यहाँ पे -Q + Q तो इधर आएगा। ठीक, इसको हम इसको भी मान लेते हैं F। अब ये यहाँ पे जो परिमाणी बल आएगा इन दोनों के बीच, उसको हम मान लेंगे Fc। तो हमें कैलकुलेट करना है Fa, Fc और Fb। ठीक, हाँ, तो हमें कैलकुलेट करना है Fc, Fa और Fb। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं Fa कितना आ जाएगा, तो Fa आ जाएगा कितना, अच्छा पहले F1 कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। ठीक, F1 कितना लग रहा था, Q और ये Q, मतलब Q -Q। तो हम माइनस यहाँ पे दिखाएंगे क्या, नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये इसका प्रकृति है कि प्रतिकर्षित हो रहा है कि विकर्षित हो रहा है, बस ये बताने के लिए यहाँ पे माइनस का साइन है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला Q लिखें और वो वाला Q लिखें, और नीचे L का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, KQ² / L²। ठीक, तो F1 इतना आया,
सेम इसी टाइप से F2 में भी देखेंगे आप तो सेम यही वैल्यू आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी है, बाकी सब सारी चीज़ें वही है। तो ये F1 F2 के बराबर भी हो जाएगा। और इसी चीज़ को हम क्या मान लेते हैं, F1 F2 को एक राशि मान लेते हैं, F के बराबर मान लेते हैं, इसको हम मान के चलेंगे। ठीक, अब जब भी हम कोई ऐसा केस आपके पास बने जिसमें हमें किसी सदिश स्वरूप को, वेक्टर स्वरूप को रिजॉल्व करना हो और उसको सॉल्व करना हो, तो वहां पे हमें एक फार्मूला याद करना पड़ता है, जो कि याद कर लीजिएगा आप लोग, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ये एक फार्मूला है, इसको आपको याद करना है। ठीक, जब भी ऐसा कोई केस बनेगा तो इसका फार्मूला रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए जरूरी पड़ता है, रिजल्टेंट यानी परिमाणी बल निकालने के लिए। अब यदि हमें FA का निकालना है तो हम क्या करेंगे, F1 का स्क्वायर, F1 को F ही माने हैं हम, ठीक है, F2 को F के बराबर ही माने हैं, F स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 F1 को F बराबर, ये इसको F ही माने हैं, कॉस थीटा। थीटा कितना लिए हैं टोटल, 120 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2F स्क्वायर प्लस प्लस 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, और ये क्या है, ये cos 120, और cos 120 का वैल्यू होता है -1/2। ठीक, तो इसको हम पुट कर देंगे, -1/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, √2F स्क्वायर माइनस, इसका साइन लगाए यहाँ पे, -F स्क्वायर। तो आंसर आएगा 2F स्क्वायर में से एक F स्क्वायर चला गया तो आंसर आया √F स्क्वायर, अंडर रूट कैंसिल होगा तो हमें क्या बचेगा, कि स्क्वायर की वजह से अंडर रूट कैंसिल हुआ तो हमें आंसर में क्या बचा, F। ठीक, तो FA का कितना आया परिमाणी बल, तो आया F, और ये F किसके बराबर है, ये अब बराबर है KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर के। ठीक, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए यहीं पे थोड़ा बता दे रहे हैं हम, अब ये निकाले थे हम FA का, सेम यही चीज इस तरफ भी बन रहा है, तो हम इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की हमें क्या जरूरत है, जब हमें पता है कि रिजल्ट यही आना है। यहाँ भी डिग्री 120 ही है, और वही चीज जो यहाँ पे केस बन रहा था वही केस बन रहा है, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि FB बराबर है किसके, FA के। तो जितना FA का वैल्यू आया था उतना ही वैल्यू किसका आएगा, FB का भी आ जाएगा, L स्क्वायर। ठीक, अब हमें किसका निकालना है, FC का। अब FC में क्या हो रहा है कि सारी वैल्यूज वही रहेंगी लगभग, अंतर कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे डिग्री का, इधर 120 डिग्री था, यहाँ पे 60 डिग्री है, तो उसको हमें रिजल्टेंट का फार्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला FC के लिए, अंडर रूट, और इसमें हम इसको FF ही मान के चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, F1 को F मान रहे हैं, F स्क्वायर, F2 को भी F मान लिए, तो F स्क्वायर प्लस 2F का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, F और F मिलके, और कॉस का हो जाएगा कितना, cos 60, कॉस का 60 डिग्री। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसका वैल्यू याद करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, ये 2 कैंसिल, तो ये हुआ प्लस होके ये कितना हो गया, √3F स्क्वायर, तो ये हुआ √3F, और इसको और अगले टर्म में आप लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 इंटू KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, तो ये आ जाएगा FC का परिमाणी बल। ठीक, तो ये था उदाहरण 1.7। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और ज़्यादा इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। ये जो न्यूमेरिकल है ये अंडरस्टैंडिंग के लिए ही है कि आप क्या अध्यारोपण के सिद्धांत को समझते हैं कि नहीं समझते हैं। तो ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में।